नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बांबू आज एससीएफ के केमिस्ट्री के पेपर की आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को और जानेंगे कि प्रत्येक आंसर क्या है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि SN1 अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील है। मतलब SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा उपयुक्त जो है वो यौगिक बनेगा। तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट नंबर इसका आंसर सही होगा, क्योंकि ये सभी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसमें जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल होगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि टस्वेट ने क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को किस आधार पर दिया। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा आपेक्षिक अधिशोषण, रिलेटिव एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के आधार पर उन्होंने क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को दिया था। तीसरा क्वेश्चन, नायलॉन का धागा बना होता है। तो नायलॉन का धागा जो है वो पॉलीएमाइड का बना होता है। हम जानते हैं कि नायलॉन 6, नायलॉन 26 सारे जो हैं वो पॉलीअमाइड होते हैं, तो इसमें पॉलीएमाइड आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा था कि अधिकतम अवशोषण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जो दृश्य क्षेत्र की जो रेंज होती है वो 400 से 400 नैनोमीटर से जो होती है 800 नैनोमीटर के समथिंग होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा मैक्सिमम 260, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य है। तो SN1 अभिक्रिया में केवल जो है नाभिक स्नेही पर डिपेंड नहीं करती है अभिक्रिया सांद्रता जो है, तो इसलिए अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये गलत होगा इसमें, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर पूछा कि एथेनॉल में NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नलों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो एथेनॉल का फॉर्मूला है वो CH3 CH2 OH है, जिसमें 3 प्रकार का हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3। तो 3 प्रकार का हाइड्रोजन है, तो कितने सिग्नल मिलेंगे? 3। इसका आंसर हो जाएगा 1। 7वां क्वेश्चन है कि लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात कीजिए। तो ये यौगिक दे रखा है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि होमोएनुलर के लिए 253 होती है, और फिर इसमें एक चेन बढ़ रखी है तो उसकी 30 हो जाएगी। और इसमें हम ज्ञान करेंगे कि रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो रिंग रेजिड्यू के हिसाब से इसमें 4 रिंग रेजिड्यू है तो 20 बढ़ जाएगी, और एक इसमें एक जो बॉन्ड है तो 10 उसके बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर 313 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 313। 8 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन द्वारा प्राप्त होने वाले NMR सिग्नलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो NMR सिग्नलों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का पहले बना लेते हैं। CH3 CH Cl CH2 Cl। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने NMR सिग्नल देंगे। तो इसमें जो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो CH3 CH Cl CH2 Cl होता है। तो ये 2 NMR देंगे, ये 1 NMR देगा, ये 2 NMR देगा, टोटल 5 NMR होगा। तो इसका आंसर आएगा 5। आगे देखेंगे पूर्ण रूप से फ्लोरीनीकृत बहुलक है। तो पूर्ण रूप से जो फ्लोरीनीकृत बहुलक है वो टेफ्लॉन होता है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है, और ये बॉन्ड टूटकर फिर ऐसे बन जाता है, तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। फिर IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र की परास होगी। तो फिंगरप्रिंट क्षेत्र की जो परास होती है वो 1500 नैनोमीटर से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है। जीवाणुनाशी प्रति जीवाणु है, तो इसमें जो एफ्लोफ्लक्सेसिन है वो जीवाणुनाशी है, बाकी तीनों जो है वो जीवाणु विरोधी हैं। आगे हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। पाई टू पाई स्टार संक्रमण और N टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करने वाले क्रोमोफोर हैं। तो हम जानते हैं कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण होने के लिए एक तो डबल बॉन्ड चाहिए हमें, और N के लिए एक लोन पेयर चाहिए। तो सब इन चारों में से लोन पेयर जो है वो नाइट्राइल पर ही है केवल, ठीक है ना। तो लोन पेयर केवल नाइट्राइल पर है, इस वजह से ये इसमें डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, इसलिए ये जो है N टू पाई स्टार संक्रमण भी दिखाएगा और पाई टू पाई स्टार संक्रमण भी दिखाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। तो किसके बहुलक के कण से नियोप्रीन बनाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन जो है उससे नियोप्रीन बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन, आमाशयी रस में प्रचुर मात्रा में HCl होने के कारण हमारे आमाशय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 मोल है। तो हम जानते हैं कि pH का सांद्रता के साथ जो संबंध है वो ये है कि pH जो होता है वो माइनस log ऑफ H+ की सांद्रता होती है। तो यहाँ H+ की सांद्रता 0.01 है, इसका मतलब माइनस log 0.01 का मतलब होता है 10 की पावर -2 है। तो ऐसे करेंगे तो ये -2 आगे आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और log 10 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए +2 वैल्यू आएगी। इसका आंसर होगा 2।
आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कि अर्ध सेल अभिक्रियाओं में इनॉट सेल क्या होगा। तो इनॉट सेल निकालने के लिए इसका आंसर वैसे 1.53 होगा, आप निकाल लेना चाहो तो हम कर सकते हैं। 1.53 आंसर होगा, अपना आंसर मैच कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ध सेलों में इनॉट सेलों के दो मानों के आधार पर हमें पता करना है। तो इसमें बताना है कि कौन स्वतः प्रेरित है और कौन स्वतः प्रेरित नहीं है। तो देखो ये जो अभिक्रिया दे रखी है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दे रखी है कि ए भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, बी भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे रखा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है पॉजिटिव में है वही ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसमें बी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में दे रखा है, इसलिए हम जानते हैं कि बी जो है वो स्वतः प्रेरित होगा और ए स्वतः प्रेरित नहीं होगा। आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा। फिर हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आवर्ती एरोमेटिक वलय के CH के तल बाह्य बंकन के अवशोषण को प्रदर्शित करती है। तो हम जानते हैं कि जब आउट ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो ये 650 से 900 सेंटीमीटर के बीच एब्जॉर्प्शन दिखाता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कोलेराउस के नियम पर आधारित है, जिसमें हमें लैम्डा इन्फिनिटी इसकी पूछी है। तो हम जानते हैं कि इन दो को प्लस करेंगे, NaCl को घटाएंगे, तब हमारे पास इसकी जो है वो चालकता आ जाएगी, और इसका आंसर होगा 388.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। 19वां अर्ध सेल अभिक्रिया जो है Ag+ जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Gs में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो सेल होता है, इस सेल का जो फॉर्मूला होता है, इस सेल इजिकल्स टू इनोट सेल माइनस 0.591, और यहाँ 591 नहीं देकर यहाँ RT के फॉर्म में दे रखा है, RTF लॉग जो होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट तो सॉलिड है इसलिए उसकी 1 मान लेंगे, और रिएक्टेंट जो है वो Ag+ है, तो Ag+ की सांद्रता आ जाएगी यहाँ पर। और क्योंकि अब Ag+ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर नंबर 4 होगा। 20वें क्वेश्चन में अधोलिखित केलोमल इलेक्ट्रोडों में किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सर्वोच्च होगा। तो ये दोस्तों ये डाउटफुल में है, इसका आप देख लेना कि इसका आंसर क्या होगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन डाउटफुल में है, और हो सकता है या तो इसका आंसर 1 आए या 4 आए, दोनों में से एक हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन में 1 फैराडे विद्युत को क्यूप्रिक लवण के विलयन से गुजारा जाए तो मुक्त होने वाले कॉपर का भार कितना होगा, और कॉपर का हमें परमाणु भार दे रखा है दोस्तों। तो 1 फैराडे को अब हमें पता है क्यूप्रिक जो लवण होता है वो Cu+2 होता है। अगर वो Cu में चेंज हो रहा है, Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Cu दे रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब 63.5 ग्राम जो है वो निक्षेपित होगा। लेकिन हमें तो 1 फैराडे पूछा है, और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश 1 फैराडे होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 2 का भाग देने पर इसका आंसर होगा 31.75। 22वां नंबर क्वेश्चन, जब आयरन की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर विस्थापित होकर लोहे की छड़ पर निक्षेपित हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें कॉपर जो है Copper+2 से कॉपर में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, तभी ये जो है अपचयित हुआ है। तो कॉपर का मानक अपचयन विभव जो है आयरन विभव से ज़्यादा है। 23वां क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दुर्बल विद्युत अपघटन वियोजन की मात्रा दे रखी है, और लैम्डा नॉट एम दे रखा है। हम जानते हैं कि जो अल्फा होता है वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी नोट होता है। तो लैम्डा एम निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा और लैम्डा नोट को मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर 10⁻⁻10 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। 24वां मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो ECl जो है बराबर 0.0591 log Kc होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो ECl = होता है इनोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc होता है। और क्योंकि अब ECl इसमें 0 होगा तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इनोट सेल बराबर ये आंसर आएगा, तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा प्रबलतम अपचय होगा यदि। तो इनके प्रबलतम अपचय के लिए हम जानते हैं कि इसमें सभी का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो प्रबलतम अपचयक होने का मतलब है कि जो दूसरों को क्या करे, अपचयित करे और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए। तो देखो इसमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, -0.762 है, इसलिए जिंक इसका आंसर होगा। 26वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एंट्रोपी घटती है। तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि देखो इसमें सॉलिड से गैसेस में जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ती है, और यहाँ देखो 1 मोल से 2 मोल जा रहा है तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। इसका आंसर नंबर 4 होगा, जब द्रव्य से ठोस में जाएंगे तो एंट्रोपी कम होगी।
वे कारक जो अभिक्रिया एंथैल्पी को प्रभावित नहीं करता है, तो किसी भी विधि से बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंथैल्पी पे, चाहे कितने भी स्टेप में अभिक्रिया करो। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। 28वां 2a + b c के लिए डेल एच इजिकल टू 100 किलो जूल पर मोल दे रखी है और डेल एस दे रखा है, और पूछा है कि साम्य अवस्था में। तो हम जानते हैं डेल जी जो होता है वो डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। साम्य अवस्था है तब ये 0 हो जाएगा, तो डेल एच इजिकल टू टी डेल एस हो जाएगा। और यहाँ डेल एस की वैल्यू दे रखी है, डेल एच की वैल्यू दे रखी है, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए टी बराबर डेल एच अपॉन डेल एस आएगा, और ये वैल्यू रखोगे तब इसका आंसर होगा 2000 केल्विन। 29 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित आयनों में किसकी सीमांत मोलर चालकता सर्वाधिक होगी। तो सीमांत मोलर चालकता सर्वोच्च पूछी है। तो हम जानते हैं कि जो मोलर चालकता होती है, वो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी के इक्वल होती है, और मोलरिटी जो होती है वो दिए गए भार अपॉन अणुभार होता है। तो ये अणुभार जो है ऊपर गुणा में चला जाएगा। इसका मतलब जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसकी मोलर चालकता भी ज़्यादा होगी। तो अणुभार इसमें अब सीमांत पूछा है तो सबसे कम अणुभार वाला पूछा है, तो सबसे कम अणुभार वाला लिथियम होगा। तो इसकी लिथियम जो है इसमें सीमांत मोलर चालकता प्रदर्शित करेगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि ये अपन को जो है सेल्फ अभिक्रिया दे रखी है, और इसमें पूछा है कि वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट नंबर अगर देखें ऑक्सीडेशन के बारे में, तो इसमें हाइड्रोजन जो है जिसका प्रेशर P1 है, हाइड्रोजन जो है प्रेशर P1 है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और H+ में चेंज हुआ है, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और दूसरे वाले में देखो कि इसने जो है H+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 P2 प्रेशर में जा रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो P2 प्रेशर पे है और जो रिएक्टेंट है वो P1 प्रेशर पे है। और हम जानते हैं कि जो ई सेल होता है, ई सेल क्या होता है, और हम जानते हैं कि ई सेल जो होता है वो इनोड सेल माइनस RT/F NF होता है। यहाँ N की वैल्यू 1 है, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट पे अभी हमने देखा था P2 बनी थी, तो P2 अपॉन P1, और हम हाइड्रोजन के लिए जानते हैं कि नोट सेल की वैल्यू 0 है, तो ये माइनस में है। तो यहाँ कोई माइनस में वैल्यू दे नहीं रखी है, तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो P1/P2 हो जाएगा, आंसर नंबर 4। 31वां नंबर, तो साम्य अवस्था के लिए डेल जी जो होता है वो 0 होता है, आंसर नंबर बी, जो डेल जी है वो 0 होता है। और 32 नंबर अभिक्रिया दे रखी है कि 2 Cl जो हैं वो 1 Cl अणु में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब 2 से 1 में हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी कम हो रही है, तो एंट्रोपी ऋणात्मक आ जाएगी। और डेल एच है क्योंकि देखो इसमें 2 बॉन्ड बन के 1 बॉन्ड बन रहा है, मतलब ये अणु स्थायी हो रहा है, स्थायी होने के लिए ऊर्जा रिलीज करेगा, तो डेल एच भी नेगेटिव होगा, तो डेल एच भी नेगेटिव होगा, डेल एस भी नेगेटिव होगा, दोनों ऋणात्मक होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊष्मा रासायनिक समीकरणों में बेंजीन की विरचन एंथैल्पी। तो दोस्तों इसका आंसर निकाल लेना, अब इसको निकाला गया है, ये 48.1 आएगा, और वो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो 48.1 पॉजिटिव में आएगा, और कोई चाहो तो कमेंट में इसका आंसर भी बता सकते हो कि पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, निकाल के देख लेना, पॉजिटिव में आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में एक अभिक्रिया स्थिर दाब पर डेल एच होती है, तो वो डेल CP होता है, स्थिर दाब पर जो होता है वो डेल CP होता है। किस पदार्थ का मोलर विलोपन गुणांक का मान निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटफुल में ही है, और हो सकता है इसका, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इस पर निर्भर नहीं करता है, तो हो सकता है ये डिलीट भी हो जाए, और अवशोषणांक भी इसका आंसर आप मान सकते हो। 36 नंबर को, निम्न में से किसकी मानक मोलर एंथैल्पी जो है 0 नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल फॉर्म में है उसकी 0 होती है, बिना नेचुरल फॉर्म की 0 नहीं है। Br2 लिक्विड में पाया जाता है इसलिए इसकी 0 होगी, Cl2 गैस में पाया जाता है इसकी 0 है, ग्रेफाइट सॉलिड में पाया जाता है इसकी 0 है, इसलिए इसका आंसर होगा Br2 गैस, क्योंकि लिक्विड में पाया जाता है इसलिए इसकी जो है वो 0 नहीं होगी। कंफर्म इसका आंसर नंबर 4 होगा। 37वें में एक प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, क्योंकि ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होता तो इसके लिए Q = 0। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए, निम्न में से किस जलीय विलयन का हिमांक बिंदु निम्नतम होगा। हिमांक बिंदु निम्नतम होने के लिए हम जानते हैं कि उसमें आयन ज़्यादा होने चाहिए, और इन सब में जो आयन है ये तो आयनित होंगे ही नहीं, ये तो एक बने रहेंगे, और NaCl 2 आयन देगा जबकि BaCl2 3 आयन देगा, और 3 आयन देगा तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 39 में पूछा FeCl3 और K4 FeCN6 से क्रिया करता है तो नीला रंग उत्पन्न होता है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमें दे रखी है, और हम जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो विलयन के अणु, विलय के अणु जो है कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो देखो इसका 0.01 सांद्रता दे रखी है इसलिए इसकी कम सांद्रता है, और इसकी अधिक सांद्रता है इसलिए ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, तो इधर जाएगा तो ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि जो रंग आएगा वो ए में आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, और Ag2O जो है वो 2Ag + ½ O2 में चेंज हो रहा है, और डेल जी का मान -10 है। इसका मतलब
तो 40 नंबर क्वेश्चन में अभिक्रिया Ag2O जो है डेल जी का मान ऋणात्मक इसलिए लगा, मतलब अभिक्रिया होगी और जैसे जैसे बता रखी है वैसे वैसे ही अभिक्रिया होगी, सिल्वर ऑक्साइड विकसित होकर जो है वो इसमें चेंज होगा। 41 पे देखें, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म ज़्यादातर जो है वो ऋणात्मक विचलन दिखाता है, तो इसका आंसर नंबर होगा 4 ऋणात्मक विचलन। और इसमें दे रखा है कि अभिक्रिया दे रखी है, तो आरडीएस जो है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है सेकंड नंबर है, और एनओ के सापेक्ष पूछी है तो यहाँ एनओ की जो हम अगर इसका रेट कांस्टेंट लिखेंगे रेट बराबर के इंटू, तो हम कहीं मानेंगे कि एनओ की सांद्रता और एनओ Br2 की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो क्योंकि अब इसके सापेक्ष सूचित इसके घात एक ही, इसका मतलब इसके सापेक्ष सूचित इसकी कोटि जो होगी वो 1 होगी। 43 में हम जानते हैं शून्य कोटि वेग स्थिरांक सभी जानते हैं, ये तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, इसका आंसर लीटर मोल सेकंड इनवर्स होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया 99% पूर्ण के लिए पूर्ण में 50% पूर्ण कितना गुना है, तो हम जानते हैं कि 10 गुना है, तो इसका आंसर आपको आराम से मिला लेना, 10 गुना आंसर आएगा। वो हिमांक अभी जो भी हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें जितने ज़्यादा आयन बनेंगे वो ज़्यादा हिमांक उन्नमन दिखाएगा, तो इसमें जो है 3 और 2 5 आयन बनेंगे, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा सेकेंड 2। एक विलयन में 3 घटक ABC हैं, तो हम जानते हैं कि मोल भिन्नों का योग 1 होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 47वां हम देखेंगे जो एरोसोल होता है वो कोहरा होता है और इमल्सन जो होता है वो दूध होता है, इन सबको मिलाएंगे तो आंसर नंबर 3 आएगा। और अभिक्रिया A to B दे रखी है, और बल गति के अध्ययन के लिए तो हम यहाँ देखेंगे कि जो रेट होता है, तो हम जानते हैं कि जो रेट का फॉर्मूला है R = K इंटू, अब देखो कि यहाँ A की सांद्रता दे रखी है और B की सांद्रता दे रखी है, और यहाँ हम देखेंगे A की सांद्रता 1 आएगी, B की 2 आएगी, आप इसमें R का वैल्यू देख कर सकते हो, तो A की 1 आएगी, B की 2 आएगी, इसका आंसर नंबर 3 आएगा, और आंसर मतलब 3 आएगी, आंसर नंबर 1 होगा। 49 कोलाइड विलयन कोलाइडी कणों का आकार, तो दोस्तों इसमें देखो वैसे कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻6 से 10⁻�9 होता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर से आप कह सकते हो 1000 नैनोमीटर होता है, लेकिन इसमें 1 दे रखा है, 1 नैनोमीटर नहीं दे रखा है, तो हम इसको आंसर टिक नहीं कर सकते, इसलिए इसका 1 नैनोमीटर से कम आएगा, 1 नैनोमीटर से कम इसका आकार होता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर अभिक्रिया का टी-आप दुगुना हो जाता है, और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जो 0 कोटि अभिक्रिया के लिए है उसके लिए सांद्रता समानुपाती होती है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, उसका जो हम टी लिखते हैं, टी-हाफ जो लिखते हैं वो N0/2K लिखते हैं, तो ये ही जो सांद्रता के समानुपाती है, इसलिए इसका आंसर होगा 0 ऑर्डर। और 49 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर बता दूँ ये डिलीट होएगा, क्योंकि यहाँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर देता तो आंसर हो जाता। आगे हम बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। गहन राशि है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करती है, तो हम जानते हैं ताप और अपूर्णांक मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट से नाइट्रोजन के हमेशा ऑक्साइड ही बनते हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड आंसर हो जाएगा। जल तंत्र में यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाना, इसका आंसर आएगा 4। DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है वेग नियतांक का मान दे रखा है, और A की मात्रा 8.0 से 2 होने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर आप निकाल लेना प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण लगा के, इसका आंसर आएगा 1205। निम्न में से कौन सा अधिकतम हरित विलायक है, तो हम जानते हैं कि जल जो है वो सर्वाधिक हरित विलायक है, और सर्वाधिक अधिक मात्रा में जल ही है, तो इसका आंसर नंबर जल होगा। प्रकाश रासायनिक समूह के लिए इसका आंसर नंबर जो होगा वो 3 होगा। उच्चतम भूमंडलीय तापन विभव जो है वो CO2 का होता है, इसका आंसर नंबर 3 होगा। अस्थायी कठोरता जो होती है, बाकी देखो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं वो तो स्थायी होते हैं, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नहीं कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कीटनाशक है वो मेलाथियन है, इसका आंसर नंबर 4 होगा। कपड़ों के निर्जल धुलाइन के लिए हम ये जो है Cl2C और मतलब आप यूँ कह सकते हो टेट्राक्लोरोएथिलीन का प्रयोग करते हैं, तो टेट्राक्लोरोएथिलीन है, 3 नंबर आंसर होगा। और सफ़ेद जो फेफड़े का कैंसर होता है एस्बेस्टोस, वो एस्बेस्टोस तंतु से होता है, आंसर नंबर 2 होगा। निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, हम जानते हैं क्लोरीन की सर्वाधिक ऋणात्मक होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है। और इसमें हमें पता है शाही एकल मान नहीं होता है, 3 मान नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये सर्वाधिक स्थायी है, सभी जानते हैं, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। और प्रथम आयनन ऊर्जा क्रम हम जानते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगा, बाकी सही है, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। L=5 के लिए हम जानते हैं कि जो 2L+1 होता है कक्षकों की संख्या, तो इसका आंसर जो है 5 रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 11। मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं n² जो है इसकी संख्या का फॉर्मूला होता है कक्षकों की संख्या का, तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा।
उन संदर्भ में उन सभी ऊर्जा उपस्तरों जिनके लिए n+1 का योग 5 से कम है, तो हम जानते हैं कि n+l का योग 5 से कम केवल और केवल जब कुल कक्षकों की संख्या 10 या 10 से कम होगी तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 10। क्वांटम संख्या 4 जो l बराबर 4 प्रदर्शित करती है, हम जानते हैं कि जो क्वांटम संख्या जो 0 है वो s को प्रदर्शित करती है, 1p d f g h s होता है, तो 4 नंबर के लिए जी आंसर आएगा, आंसर नंबर 2। परमाणु कक्षों में बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम जानते हैं, तो ये जो हम जानते हैं पहले 1s आता है, फिर 2s 2p 3s 3p होता है, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है वो 2 हो जाएगा। एक परमाणु के अधोलिखित कक्षकों में से सर्वाधिक भेदन क्षमता जो होती है, हम जानते हैं भेदन क्षमता का क्रम s p d f होता है, तो इसमें सर्वाधिक जो भेदन क्षमता है वो s की हो जाएगी, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और हुंड की बहुलकता का नियम है, तो हम जानते हैं कि पहले हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और फोस्फिन के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो हम जानते हैं कि फोस्फिन में अपचयक अभिलक्षण होता है, क्योंकि इसमें फोस्फिन जो है वो p-3 पे है, इसका मतलब अब वो जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। तो अपचय का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि ये तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था पे है, इसका मतलब 3 जो आंसर होगा वो सही नहीं है। B2S6 हम जानते हैं कि B2S6 में 2 जो कदली बॉन्ड बनते हैं, 2 केला बॉन्ड बनते हैं, हम जानते हैं। B2S6 की संरचना भी लिख सकते हैं, B यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, ये B होता है, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन। इसमें 4 हाइड्रोजन ये तो समान होते हैं, ये 2 जो हैं वो बनाना बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 होगा। निम्न से कौन अधिकतम अम्लीय है, तो हम जानते हैं कि HF जो है वो सर्वाधिक अम्लीय है, तो इसमें HF आंसर हो जाएगा। डाइबोरेन और अमीनिया की अभिक्रिया से निम्न से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें जानते हैं कि ये 2s3 प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, इसका आंसर नंबर 3 होना चाहिए। 79 नंबर, उत्कृष्ट गैस का उपयोग निम्न तापीय कारक के लिए जो क्रायोजेनिक स्टेज के लिए हम पता है दर व हीलियम का प्रयोग करते हैं क्रायोजेनिक स्टेज के लिए। और लगातार नियमित वृद्धि नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अभी हम पढ़ के आए, क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, वैसे फ्लोरीन की होनी चाहिए लेकिन क्लोरीन की होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा। 81 सोडियम के संयोजकता कोष के सिद्धांत के इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या हम जानते हैं कि ये जो सोडियम होता है वो आपको पता है 3s1 होता है, तो n बराबर 3 होता है, s के लिए 0 होता है और कक्षक के लिए 0 होता है, +1/2 होता है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। बेंजीन की तुलना में बोरोजीन जो है वो अधिक क्रियाशील है, तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। और परजीनेटाइन जो है जिनोन और 6,4- की ऑक्सीकरण अवस्था जो है, हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए जो है इसको x मानेंगे, x प्लस ऑक्सीजन की हम जानते हैं -2 है, 6 होता है, बराबर में -4 रखेंगे तो ये -12 हो जाएगा, तो ये -4 है और इधर जाते हैं ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो x बराबर +8 आएगा। तो +8 इसमें 2 है, 1 और 3, लेकिन हम जानते हैं कि इसका डी कक्षक जो होता है वो आउटर ही होता है, अंदर वाला नहीं होता, इसका मतलब इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। और 84 में जो ये संरचना वाला आप देख लेना, इसका आंसर नंबर जो है कन्फर्म जो है वो 2 होगा। और नाइट्रोजन के निम्न से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो हम जानते हैं कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम होगी वो जो है वो अधिक अम्लीय नहीं होगा, तो इसलिए N2O की ऑक्सीकरण अवस्था में नाइट्रोजन यहाँ +1 पे है, इसका मतलब इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। HX में pK की जो न्यूनतम वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि जो एसिडिटी होती है वो Ka के तो समानुपाती होती है और pK व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये न्यूनतम होगा तो एसिडिटी मैक्सिमम होगी और HI की एसिडिटी मैक्सिमम होती है। वह केल्कोजन जिसके सर्वाधिक अपरूप है, तो हम जानते हैं सल्फर के 20 से ज़्यादा अपरूप है, तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। समसंरचनात्मक है तो इसमें जिनोनेप्टोर जो है वो ICl2- होता है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 89 में डाई ऑक्सीजन के संबंध में असत्य कथन है, तो जो इसकी जो चुंबकीय गुण को है वो VBT ने समझाकर MOT समझाती है, तो इसका आंसर नंबर जो होगा वो 2 हो जाएगा। कौन सा संकुल ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता है, तो हम जानते हैं कि जो सेम वाले होते हैं ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इसका जो नाम होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, देख लेना आराम से। विल्किंसन उत्प्रेरक में रोडियम का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर नंबर 1 होगा। 1 मोल, तो ये देखो ये Cl यहाँ पर 1 ही है, तो ये Cl यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 1 AgCl ही बनेगा, आंसर नंबर 1 होगा। अष्टफलकीय जो संकुल है ये कौन सी ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे, तो ये ज्यामितीय भी प्रदर्शित कर देंगे, आयनन भी करेंगे, क्योंकि ये Cl अंदर जाएगा, Br- बार भी आ सकता है, इसलिए आयनन भी करेंगे, आंसर नंबर 2 होगा। वह तत्व जो एक्टिनाइड नहीं है, तो हम जानते हैं एक्टिनियम एक्टिनाइड नहीं होता, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो अनुचुंबकीय, क्योंकि ये जो F है ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, इसलिए अनुचुंबकीय होता है। 97 जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो इसका दोस्तों आंसर मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए, वैसे कोई 4 भी बता रहे तो आप देख लेना 97 का आंसर। 98 अधोलिखित लेंथेनाइडों में कौन सा भलीभांति ज्ञात +4 ऑक्सीकरण होता है, हम जानते हैं कि सीरियम जो है वो +4 में होता है, तो इसका आंसर नंबर 1 होगा।
99 आरएनए और डीएनए में किरेल अणु जो है वो हमें पता है राइबो शर्करा से पता चलेगा, तो डीऑक्सी राइबो शर्करा से पता चलेगा, तो डी शर्करा से पता चलेगा। इसका आंसर नंबर 3 होगा। 100 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा हॉपर में, तो लोहे के लिए हम वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम यूज करते हैं। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ग्लूकोज को निम्न में से किसके साथ गर्म पर ओसाजोन बनता है, तो हम जानते हैं फेनिल हाइड्राजीन के साथ गर्म करने पर फेनिल हाइड्राजोन बनता है, फिर हाइड्राजोन जो है वो इनोल बनाता है, कीटोफोम बनाता है और फिर जाकर ओसाजोन बनता है। तो इसमें 3 जो है फेनिल हाइड्रोजन अणु यूज में आते हैं। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो +52.7 डिग्री आपको दिखाएंगे। अधोलिखित अमीनो में अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होते हैं वो टायरोसिन नहीं है, बाकी लाइसिन भी है, वेलिन भी और ट्रिप्टोफैन भी है। आंसर नंबर इसका 1 हो जाएगा। प्रोटीन्स को जब शानदार एचोनत्री के साथ गर्म करते हैं तो पीला रंग प्राप्त होता है। इस परीक्षण को हम जेंटोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं। इसका कंफर्म आंसर नंबर 1 होगा। निम्न से कौन सा ज्यूट्राइन बनाएगा, तो हम जानते हैं कि NH2 और ये CO पास हैं, इसका ये H इसके पास चले जाएगा, तो NH3+ बनाएगा, ये CO- बनाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 2 होगा, ये ज्यूट्राइन बनाएंगे। 106 में पूछा है कि ग्लूकोज को कार्बोनिल समूह की पुष्टि करते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिलेमिन होता है जो ऑक्सीजन बनाता है, तो ये कंफर्म, इसका आंसर नंबर 1 होगा। वे पीएच जिस पर प्रोटीन पर कुल परिणामी आवेश नहीं रहता है, तो वो समविभव बिंदु होता है जिस पर प्रोटीन पर कोई भी अणु नहीं रहता है। अधोलिखित में पूछा है कि कौन सा गोलिका में प्रोटीन है, तो क्रिएटिन और मायोसिन जो है वो नहीं है क्योंकि वो फाइबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 और 4 होगा। न्यूक्लियोसम में असत्य कथन है, तो हम जानते हैं कि डीएनए में 5 क्षारक नहीं होकर 4 ही क्षारक होते हैं, इसका आंसर नंबर जो है वो 3 होगा। ग्लूकोज एवं जो मेनोज हैं वो एपीमर होते हैं, एनोमर नहीं होते हैं। एनोमर अल्फा बीटा फॉर्म होती है, इसलिए एनोमर नहीं, इसका आंसर एपीमर होगा। राइमर्टिमान में आपको पता है कार्बिन मध्यवर्ती बनता है, CCl2 मध्यवर्ती बनता है, इसका कार्बिन मध्यवर्ती बनता है। अकल नियमानुसार जो एंथ्रासीन है उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। और एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 3 नंबर आंसर आएगा, इसमें बेंजीन पे अच्छे से ठीक कर पाएगा। इनमें से क्षारक की प्रकृति का सही क्रम जो है CH2O- जो है सर्वाधिक एक होगा, तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। बाकी है तो अकल नियम को पालन करता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता। और SN1 अपक्रिया के लिए हमें पता है SN1 अपक्रिया जो होती है वो रेशमिक मिक्सचर बनाती है, इसका आंसर नंबर जो होगा वो 1 होगा। और 117 में स्थायी मुक्त मुल्कों में कौन सा सर्वाधिक स्थायी है, तो हम जानते हैं कि जिसमें जितने ज़्यादा क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक स्थायी होता है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। निम्न से कौन सा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता, इसका आंसर नंबर 2 हो गया। 119 में एल्कोहलिक एच होती है, तो हमें पता है कि जो मार्कोनिकोव नियम से ये एल्किन जो है सर्वाधिक स्थायी बनेगी, आंसर नंबर 3 होगा। और 120 में किस मध्यवर्ती द्वारा एल्केन का हैलोजनीकरण जो है हमें पता है मुक्त मूलक की सहायता से होता है, तो इसका आंसर नंबर मुक्त मूलक की सहायता से हो जाएगा। दोस्तों ये थी SAF के